अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन रेट्स ऑफ रिएक्शंस। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन रेट्स ऑफ रिएक्शंस। इसके लिए मैं जनरल बता देता हूँ। हमने जो मेन थीम है उसमें यूज़ करनी है वैन हॉफ्स इक्वेशन फॉर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो वैन हॉफ इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर है, जिसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं इंटरनल एनर्जी पे, वो तो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि डी log ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर हम वो स्टडी करते हैं, तो वो इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर देना है। कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, अब टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो इसके साथ डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और चेंज हमने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, एक चीज़। और दूसरा, जब चेंज इन टेम्परेचर था तो टेम्परेचर का इफेक्ट इंटरनल एनर्जी पे था, लेकिन जब चेंज इन प्रेशर है तो प्रेशर के इफेक्ट वॉल्यूम पे होते हैं, तो डेल्टा यू की बजाय यहाँ पे डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप देखें कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में टी है टेम्परेचर, और यहाँ से टेम्परेचर, ये टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि टी डॉट टी मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, तो यहाँ से एक टी इस एक टी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें कैंसिल हो गए, ये वाला टी और ये वाला टी, तो जो बाकी क्या बचा डी log ऑफ के सी डिवाइड बाई डी पी और डेल्टा बी ओवर आर टी। तो ये वाली इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि ये है वैन हॉफ इक्वेशन फॉर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेट कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा गया है कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन रेट्स ऑफ रिएक्शंस, तो रेट को डिटरमाइन करते हैं हम रेट कांस्टेंट की, तो इसलिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बजाय उसकी ज़रूरत होगी। तो हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेते हैं सिंपल, जिसमें ए प्लस बी मिलके तो एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स आगे से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमें असल में चाहिए क्या कि जब भी हमने रेट इस तरह का रिएक्शन हो तो रेट टोटल डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट की नेचर क्या है। तो उसके लिए हमें रेट चाहिए कि जिस रेट पे ट्रांजिशन स्टेट ए प्लस बी से बन रही है और जिस रेट पे ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट से बन रही है। ठीक है, मीन ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोल रहे इसे। तो हमने दो चीज़ें स्टडी करनी है, एक तो यहाँ से यहाँ जाने का रेट, और दूसरा यहाँ से पी से वापस इसमें आने का रेट। तो दोनों का हम एक रेट कांस्टेंट का नाम दे देते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट K1, और ये चूँकि बैकवर्ड रिएक्शन है तो इसे हम K-1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K1 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिवाइड बाय K-1। तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बजाय रेट कांस्टेंट आ गया। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। क्या कि Kc की बजाय हम क्या पुट कर दें, Kc की बजाय हम पुट कर दें K1 डिवाइडेड बाय K-1। ये इक्वेशन हमारी बन गई अब नहीं। ठीक है, दूसरा, अब हमें चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम कौन सा, कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी टू पी नहीं चाहिए। वैसे तो चेंज इन वॉल्यूम कहाँ पे होगा, ये चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन हमें अब अगर चाहिए क्या कि वी प्रोडक्ट माइनस वी रिएक्टेंट में तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का तो जिक्र ही नहीं है ना, तो हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम इसे इंक्लूड करना चाहें तो जो हमारे पास, मैं कह देता हूँ कि V1 इसे कह देता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में 1 यूज़ हो रहा है, तो V1 डेल्टा V1, और इसमें प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारा X है, तो V एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स V स्टेरिक माइनस V रिएक्टेंट्स इसके इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर मैं इस इक्वेशन के लिए डेल्टा V कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, V वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू V स्टेरिक माइनस, अब VP होगा इसमें डेल्टा V। अब इसे मैं -1 का नाम दूंगा क्योंकि उधर -1 है, डेल्टा V -1 इज इक्वल टू ये। अब मैं कहता हूँ कि डेल्टा V1 में से डेल्टा V -1 को माइनस कर दो, कि V1 इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर दो, साइन सारे उल्ट जाएंगे। जब साइन अपोजिट हो जाएंगे तो अब इसे हम अगर सॉल्व करें तो डेल्टा V1
डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V-1 इज इक्वल टू वी स्टेरिक और माइनस वी स्टेरिक ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये चूँकि Vp के साथ ये पॉजिटिव आ गया तो Vp को हम पहले लिख लेते हैं Vp माइनस VR। तो आप देखें कि Vp माइनस VR ये इक्वल हो गया, इस इक्वेशन में भी Vp माइनस VR और इधर भी Vp माइनस VR। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस चीज़ को और इसको आपस में कंपेयर करें तो चूँकि Vp माइनस VR दोनों में इक्वल है तो डेल्टा V भी दोनों में इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू ये डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V-1। और ये जो कि हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के सेंस में कैलकुलेट किया तो इसे हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इस डेल्टा V की बजाय, ये जो डेल्टा V लिखा हुआ है, इस डेल्टा V की बजाय ये वाली इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। KC की बजाय हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा V की बजाय हमने डेल्टा स्टेरिक V1 माइनस डेल्टा स्टेरिक V-1 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने रेट कांस्टेंट की टर्म में लिख दी है, और जो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम था उसे चेंज इन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने लिख दी है, ठीक है। तो अब अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई हम कर लें तो मैं कहता हूँ कि लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि जब दो चीज़ें लॉ के बाद लॉग ऑफ एक्स और वाई हो, दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों, तो जब हम इन दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करते हैं तो डिवाइड की बजाय हम माइनस साइन लिख देते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। तो वही प्रॉपर्टी लॉ की हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, log ऑफ K1 डिवाइडेड बाई K-1 है, तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा d log ऑफ K1 तो डिवाइडेड बाई K-1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस d log ऑफ K-1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई डी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा स्टेरिक V1 डिवाइडेड बाई RT, इसके साथ अलग से डिवाइड कर दो और ये माइनस अलग से डिवाइड, बल्कि ये डेल्टा V की वैल्यू हमने ब्रैकेट में पुट करनी है कि डेल्टा V की वैल्यू है ना ये, तो ये माइनस और माइनस अब मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बना देंगे, प्लस डेल्टा V-1 स्टेरिक डिवाइडेड बाई RT। अब चूँकि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन था ये A प्लस B गोज़ टू X और ये बैकवर्ड रिएक्शन था कि P से ये बन रहा था, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है, तो हम K1 और K-1 वाली टर्म्स हैं उनको अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये K1 वाली टर्म और ये डेल्टा V1 वाली टर्म से हम अलग इक्वेशन बना लेंगे, d log ऑफ K1 बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V1 स्टेरिक ओवर RT। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि जो -1 वाली टर्म्स हैं, -1 वाली कौन सी हैं कि एक ये वाली टर्म है K-1 और यहाँ पे V-1, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बनेगी, d log ऑफ K-1 डिवाइडेड बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा V-1 बाई RT, जहाँ इसके साथ माइनस भी है, ये वाला माइनस फार्मूला बना, ठीक है। ये जो पहले से लिखा हुआ अभी नहीं लिखा। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि दोनों चीज़ों को अलग-अलग करने का, कि जो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स था वो अलग हो गया, और जो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट था V-1 ये स्टेरिक भी है, ये दोनों अलग अलग हो गई। अब जो K1 पे हम इफेक्ट अलग से देख लेंगे चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर का, और K-1 पे अलग से, मीन जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन था एक्स स्टेरिक में जाने के लिए उस पे इफेक्ट हम अलग से देखेंगे, और जो बैकवर्ड था उसके लिए अलग से देख सकते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, कि मैं नीट करके लिख देता हूँ इन इक्वेशंस को, कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ d log ऑफ K1 डिवाइडेड बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये इक्वल है माइनस डेल्टा स्टेरिक V1 डिवाइडेड बाई RT। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, ये मैंने लिख दी, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास माइनस d log ऑफ K1 बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा स्टेरिक V-1 डिवाइडेड बाई RT। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम अपने असल गोल के ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए हैं।
असल में हमने देखना था कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या। तो अगर इसका इफेक्ट हम देखना चाहें तो पी को हम ले जाते हैं उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दो इसे डी पी को, और यहाँ पे भी इस डी पी को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो रेट है उसे हम डी पी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके दो मेथड्स हैं। पहला तो मैं ग्राफिकल मेथड बता देता हूँ कि ग्राफ प्लॉट कर ले। यहाँ पे एक हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसमें इस इक्वेशन पे y पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल log ऑफ k 1 लिख लेते हैं और इस साइड पे dp लिख लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ कैसा आएगा? देखो कि इंटरसेप्ट तो है नहीं क्योंकि कांस्टेंट इसके साथ है नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन है, प्लस c इसमें नहीं है, तो मेन ग्राफ अब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहली बात। दूसरा, अब देखो कि इसके साथ साइन नेगेटिव है तो मेन ग्राफ की स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो ये नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा। ठीक है, और इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी? ग्राफ की स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा v1 डेल्टा स्टेरिक v1 बाई आर टी के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन ये केस कब होगा कि ये केस तब होगा अगर ये डेल्टा वी वन स्टेरिक, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी? आगे हमने देखा था कि जो डेल्टा v1 स्टेरिक है, डेल्टा स्टेरिक v1 वो किसके इक्वल होता है? जो v स्टेरिक है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स माइनस v रिएक्टेंट्स के इक्वल होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो डेल्टा v1 की, मीन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का वॉल्यूम रिएक्टेंट्स से ज़्यादा हो, तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ओवरऑल इस टर्म के साथ नेगेटिव ही रहेगा और ये स्लोप नेगेटिव आएगी। तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अब जो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस साइड पे, तो log ऑफ k की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है। तो अगर डेल्टा v की वैल्यू पॉजिटिव हो, इफ़ डेल्टा v इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो उस केस में क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से रेट डिक्रीज हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? रेट या फिर जो रेट कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, मीन प्रेशर बढ़ाने से रेट कम होगा। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी ये वाली टर्म स्मॉलर हो जाए, जो वी स्टेरिक है ये स्मॉलर हो जाए वी रिएक्टेंट से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज ये वाली 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर -2 में आएगा। तो अगर डेल्टा वी नेगेटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए इसके साथ, तो ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलके तो ये पॉजिटिव बना देंगे। तो पॉजिटिव, उस केस में फिर क्या होगा? स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव तो तब थी जब यहाँ पे नेगेटिव साइन था। तो अगर डेल्टा वी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हुआ, इन दोनों नेगेटिव ने आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाया, तो ये स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर इफ़ डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दैट इज जो हमारा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का वॉल्यूम है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू वी रिएक्टेंट, वी स्टेरिक इज लेस देन वी रिएक्टेंट्स। तो उस केस में क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव, और दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा रेट कांस्टेंट है, ये देखो कि अब प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ है। ठीक है, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा। तो ये इफेक्ट टोटल टॉपिक क्या था? इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा कि अगर डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो फिर क्या इफेक्ट होगा कि चेंज इन प्रेशर से, प्रेशर बढ़ाने से रेट डिक्रीज होगा। और अगर डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव है, मीन हमारे जो प्रोडक्ट है या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है उसका वॉल्यूम रिएक्टेंट से कम है, तो उस केस में फिर स्लोप पॉजिटिव होगी और प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। तो यही तो हम देखना चाह रहे थे। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सेम इसके साथ होगा, इसमें भी ये नेगेटिव है, नेगेटिव इस साइड पे लिखो, ये इक्वेशन के इस साइड पे लिखो। अगर इस साइड पे लिखा है, सपोज मैं समझा देता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड पे भी माइनस से, तो ये माइनस से माइनस प्लस बना देंगे, इस साइड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और माइनस इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी सेम इक्वेशन, सिर्फ k1 की बजाय यहाँ पे k-1 हो जाएगा और डेल्टा v1 की बजाय v-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर डेल्टा v-1 की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये वाली चीज़ अगर पॉजिटिव हो तो स्लोप नेगेटिव होगी और k और p आप इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव और इसके साथ जो नेगेटिव है वो और ये इक्वेशन वाला नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देंगे, स्लोप पॉजिटिव होगी और रेट प्रोपोर्शनल होगा चेंज प्रेशर के।
अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस इक्वेशन को एक को मैं लेके आगे चलता हूँ, ग्राफ आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी कि डी log ऑफ k1 बाई डी पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा स्टेरिक वी डिवाइडेड बाई आर टी, ये इक्वेशन लिखी थी। अब मैं कहता हूँ कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम P की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। प्रेशर को हम फिक्स कर दें कि सपोज एक दफ़ा हम वैल्यू नोट कर देते हैं K1 की, मीन रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक दफ़ा मैं टेबल बना देता हूँ कि जो प्रेशर है वो पहले हमने 1 ATM रखा, फिर 2 ATM रखा, फिर 3 ATM रखा। तो इसकी हम इफेक्ट देख रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट है ये प्रेशर था और ये K1 की वैल्यू। तो सपोज इस केस में ये आई 3 क्रॉस 10 की पावर -3, इसमें आ गई ये सपोज 6 क्रॉस 10 की पावर -3, इसमें आ गई ये 10 क्रॉस 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, K की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि प्रेशर तो हमने अपनी मर्जी से रखा ना 1 ATM, K1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। टेम्परेचर तो पहले फिक्स है, टेम्परेचर हमने सपोज 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, तो टेम्परेचर की बजाय टी की वैल्यू पुट कर दें और आर भी कांस्टेंट है। तो बाकी सारी वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ गई तो डेल्टा वी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन आर टी को इधर आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर टी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा वी की हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर हम प्रेशर की वैल्यू समान रखते हैं, सपोज 1 ATM है, 1 ATM से मैं कह देता हूँ कि मैंने 1.01 कर दी, फिर 1.02 कर दी। इस तरह अगर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते हैं प्रेशर में तो K की वैल्यू बहुत समान, सपोज 3 थी तो अब ये 3.01 हो जाएगी। जब इतनी बड़ी वैल्यू हो -3 में हो तो 3 और 3.01 ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो इससे हमारे पास डेल्टा वी की एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए कि प्रेशर हम लार्ज रखें। सपोज मैं कहता हूँ कि इधर हमने पहले 2 ATM रखा, फिर मैंने 2 से डायरेक्ट 20 पे ले गया। ठीक है, तो ये फिर 3 से क्या होगी, ये 3 क्रॉस 10 की पावर -3 थी, तो ये सपोज मैं कहता हूँ कि 300 होगी, 300 क्रॉस 10 की पावर -3 होगी। तो अब K में भी वैल्यू में लार्ज डिफरेंस है, P में भी लार्ज डिफरेंस है, तो डेल्टा V में भी लार्जर डिफरेंस होगा और उसे हम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि अगर डेल्टा वी की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो चेंज इन प्रेशर या प्रेशर की वैल्यू हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हम इसी डेल्टा वी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, जब चेंज इन प्रेशर बड़ा हो और चेंज इन के भी बड़ा हो, दोनों वैल्यूज अगर इंक्रीज हो जाएं तो अब हम सिंपल डिफरेंशियल यूज़ नहीं करेंगे। डिफरेंशियल यूज़ होता है फॉर स्मॉल चेंज। ठीक है, डिफरेंशियल यूज़ होता है फॉर स्मॉल चेंज। जब लार्ज चेंज होती है तो फिर इसी डिफरेंशियल की हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सम कर देते हैं। सम क्या होता है कि अगर डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो तो उनमें हम सिंपल सम कर देते हैं ना कि 1 + 2 + 3 इस तरह से। लेकिन अगर वैल्यू कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस वेरिएबल हो कि जैसे ये वैल्यू 1.00001 भी हो सकती है, 1.00002 भी हो सकती है, इस तरह के अगर वेरिएबल्स हों कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ ना हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम सिंपल समेशन की बजाय हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम चेंज क्या कर रहे थे, प्रेशर चेंज कर रहे थे ना, प्रेशर की बड़ी वैल्यू हमने चेंज की है, तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और इक्वेशन क्या बनेगी कि जो ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी डी log ऑफ के बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर आर टी। तो पहले रीअरेंज कर लो, डी पी को इस साइड से हटा के इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो जाके। तो अब इसकी इंटीग्रेशन ले लो और इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और डी पी इंटीग्रल अप्लाई होगा। और मैं कहता हूँ कि प्रेशर पहले 0 था और फिर फाइनल प्रेशर पी आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये तो जो log ऑफ के है ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट जाएगी और बाकी सिर्फ log ऑफ के बचेगा और इस पर माइनस डेल्टा वी ओवर आर टी और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गए पी, लेकिन पी की लिमिट्स 0 से लेके पी तक। और इस साइड पे अगर मैं बोलूँ तो ये भी 0 से लेके पी तक, मीन इनिशियल से लेके, अब पी तो नहीं रहेगा, के की वैल्यू चेंज होगी 0 से लेके मैं कहता हूँ कि के तक, के नॉट मैं कह देता हूँ। ठीक है, या के 0 से लेके के तक, तो इस पे भी हमारी वैल्यू 0 से के तक हो जाएंगी। तो क्या होगा कि इस साइड पे भी लिमिट ओपन कर दो, डी log ऑफ अपर लिमिट के माइनस डी log ऑफ के नॉट
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर आर टी इंटू टी की अपर लिमिट टी माइनस ज़ीरो। तो ज़ीरो ये लिखो ना लिखो ये तो कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन खत्म हो गया, ये डेल्टा वी ओवर आर टी इंटू पी बच गया। अब इस डी लॉग ऑफ के नॉट को उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर माइनस है सॉरी तो उधर जाके प्लस कर सकते हो, इस साइड पे प्लस डी लॉग ऑफ के नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इससे हम अब अगर हमें प्रेशर ज़ीरो पे या इनिशियल प्रेशर पे के की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी प्रेशर पे वैल्यू पुट करके तो के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब इतनी लंबी हमने डेरिवेशन की वो कैसे की थी कि पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, फिर उसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्सिटी टर्म में हमने कन्वर्ट किया, पता नहीं क्या क्या किया। तो उसका एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड क्या है कि हमने जो के सी यूज़ किया था ना यहाँ पे, जो डी लॉग ऑफ के सी जो बिल्कुल इनिशियल में यूज़ किया था, डिवाइडेड बाय डी पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर आर टी। तो इसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बजाय, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बजाय हम सिर्फ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का ले लें। तो उस केस में क्या होता है, या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का, हाँ चलो वो कर लेते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट कर लें या रेट में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए क्या होता है, हमने पीछे एक इक्वेशन पढ़ी थी के स्टेरिक मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट इक्वल होता है के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय टी इंटू के स्टेरिक के। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें अगर, तो के टेम्परेचर इधर आके बल्कि के बी टी ओवर एच था, के बी टी ओवर एच, तो एच इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एच ओवर के बी टी डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू के स्टेरिक। तो इस के स्टेरिक की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लें। ठीक है, तो के स्टेरिक की बजाय हम क्या पुट कर देंगे, के रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो इसी इक्वेशन पे हम अब अप्लाई कर लें, जैसे मैंने आगे भी बताया था कि लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं हम। तो लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस इक्वेशन को अगर ओपन करें कि डी लॉग ऑफ, एक दफ़ा आएगा के रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर के के साथ ये एच मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करके प्लस आ जाएगा डी लॉग ऑफ एच डिवाइडेड बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर आगे ये वाला के माइनस हो रहा है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा माइनस डी लॉग ऑफ के बी डिवाइडेड बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी माइनस हो रहा है, माइनस डी लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये अब स्टेरिक होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेरिक यूज़ किया था, डिवाइडेड बाय आर टी, और इसके साथ माइनस भी आते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो डिफरेंशियल ले रहे हैं ना, तो ये था डी लॉग ऑफ एच, तो एच तो कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो ये वाली पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशियल जीरो होगा, तो टोटल टर्म जीरो। टेम्परेचर हमने देखा कि कांस्टेंट रखा हुआ है, तो टेम्परेचर का डिफरेंशियल भी वो जीरो, और ये भी पूरी टर्म जीरो, तो ये वाला सारा कुछ जीरो हो जाएगा। ये तीनों टर्म्स कैंसिल होगी क्योंकि सबकी वैल्यू जीरो है, और बाकी बची सिर्फ ये इक्वेशन कि डी लॉग ऑफ के रेट कांस्टेंट डी लॉग ऑफ के डिवाइडेड बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी स्टेरिक ओवर आर टी। तो अब हमने वो जो पहले एज्यूम किया था कि ए प्लस बी गोज टू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, और इसका के वन और इसका के माइनस वन, और वो सारा भी सीखने की लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर हम इसे फर्दर के वन और के माइनस वन के लिए अलग अलग करना चाहें तो उस केस में क्या होगा कि जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है के, वो किसके इक्वल होगा, के वन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब यहाँ पे इस के की भी है आप के वन डिवाइड बाय के माइनस वन पुट करके, और इस साइड पे भी फिर उस लिहाज से डेल्टा वी की बजाय वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वन माइनस डेल्टा वी माइनस वन हो जाएगा। तो वो वैल्यू पुट कर लो, मैं पुट कर देता हूँ, डेल्टा वी स्टेरिक डेल्टा स्टेरिक वी वन माइनस डेल्टा स्टेरिक वी माइनस वन, डेल्टा वी की बजाय मैंने पुट कर दी है। तो अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो दोबारा, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास सेंटर जेड दोबारा वही आएगा कि यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ ऊपर मैं कर देता हूँ इसे कि डी लॉग ऑफ के वन डिवाइड बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये के माइनस वन डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस डी लॉग ऑफ के माइनस वन डिवाइड बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस डेल्टा स्टेरिक वी वन डिवाइड बाई आर टी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस डेल्टा वी माइनस वन स्टेरिक डिवाइडेड बाई आर टी।
और ये इक्वेशन हमारे पास वही आ गई सेम वो स्टार्ट में आई थी। अब हम दोबारा इनको आपस में वो अलग अलग कर लेते हैं, K1 और डेल्टा V1 वाली टर्म अलग कर लें, K-1 और डेल्टा V1 वाली टर्म अलग कर लें, फिर उसके आगे हमने जो ग्राफ बनाया था वो सारा प्रोसेस सेम हो गया। तो ये दो मेथड्स थे, लेकिन समरी मैं बता देता हूँ जो रिजल्ट था हमारा, पहले भी बता दिया फिर बता देता हूँ कि हमने असल में पढ़ना क्या था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है रिएक्शन पे, रेट्स ऑफ रिएक्शन पे। तो वो हमने क्या पढ़ा था कि इस इक्वेशन के कि डी लॉग ऑफ के था इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर आर टी और के और पी डी पी। अब मैं बता देता हूँ कि ये हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो फिर स्लोप नेगेटिव होने का मतलब कि के डिक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग पी। तो इफ़ डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, और जो लॉग ऑफ के है या फिर रेट कांस्टेंट हम सिंपल के लिख देते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर डेल्टा वी हमारा नेगेटिव हो, इफ़ डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा वी नेगेटिव है मीन यहाँ पे एक तो वो फार्मूला वाला नेगेटिव था, एक और नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव वापस पे पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगी। अब तो जो लॉग ऑफ के या फिर के है वो अब क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। तो सिर्फ ये वाला हमारा समरी है। और इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ कि डेल्टा वी पॉजिटिव कब होगा। डेल्टा वी क्या था, वी स्टेरिक माइनस वी रिएक्टेंट। तो अगर वी स्टेरिक मीन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का वॉल्यूम ज़्यादा है रिएक्टेंट्स की निस्बत, तो उस केस में फिर ये वाली टर्म अप्लाई होगी। और अगर डेल्टा वी इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे ये नेगेटिव है, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव तो फिर स्लोप पॉजिटिव होगी। और डेल्टा वी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये वाली पहली वाली टर्म स्मॉल है, मीन वी स्टेरिक स्मॉल होगा अगर वी आर से, तो फिर डेल्टा वी नेगेटिव होगा और स्लोप पॉजिटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, देन the change in volume is negative, slope is positive, and rate of reaction will increase by increasing hydrostatic pressure. और अगर volume of activated complex is greater than या larger than the volume of reactants or the volume of products, then the slope of the graph will be negative and rate constant will be inversely proportional to hydrostatic pressure। और यही हमारे टॉपिक की असल समरी थी और यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ।